मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस है हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, फिर हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे इंपॉर्टेंस, क्लासिफिकेशन, फीचर्स डिस्कस किए थे। टुडे वी आर गोइंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। So macroeconomics is the branch of economics which analyzes the entire economy. It deals with the total employment, national income, national output, total investment, total consumption, total savings, general price cycle, interest rates, inflation, trade cycles, business fluctuations, etc. Thus macroeconomics is the study of aggregates. तो यहाँ पे बेसिकली क्या बोल रहा है, जैसे माइक्रो उस दिन बताया था कि एक इंडिविजुअल लेवल पे बात होता है, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, इंडिविजुअल प्रोडक्ट, उसी तरह मैक्रो जो है वो पूरे के पूरे कंट्री के इकोनॉमी के ऊपर बात करता है। जैसे कि टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल इनकम, टोटल नेशनल प्रोडक्शन, टोटल इन्वेस्टमेंट, जनरल प्राइस लेवल, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन, यानी कि एक एक चीज़ की नहीं, पूरे देश की पूरी इकोनॉमी की बात करता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है वो कम है, सिर्फ 3 या 4% है, तो आप मेरे को बोलोगे सर हमको क्या मतलब उससे, हमको तो ये देखना है कि घर में जो सामान आ रहा है उसका भाव कितना बढ़ रहा है या कितना कम हो रहा है। मेकअप का सामान डबल हो गया 2 महीने में, तो वो तुम्हारे लिए इन्फ्लेशन है। बट जब गवर्नमेंट सोचेगी, गवर्नमेंट खाली वो एक सेक्टर का या एक प्रोडक्ट का इन्फ्लेशन नहीं देखेगी, वो क्या देखेगी, वो पूरे कंट्री की टोटल इकोनॉमी का, टोटल आउटपुट का क्या कंडीशन है। ठीक है, उसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें डेफिनेशन जेएल हैंसन ने क्या दिया है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसिडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन लार्ज एग्रीगेट्स सच एज द वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, एक्सेट्रा. Professor Carl Shapiro says macroeconomics deals with the functioning of the economy as a whole. The following chart gives an idea about the scope of macroeconomics. तो यहाँ पे हैंसन भाई साहब क्या बोले कि इकोनॉमिक्स ऐसा ब्रांच है जहाँ पे लार्ज एग्रीगेट्स के आपसी रिलेशन को कंसिडर किया जाता है। कितने लोगों को नौकरी मिल रही है, कितने लोगों को नहीं मिल रही, कितने परसेंटेज लोग एम्प्लॉयड हैं, पूरे देश में सेविंग्स कितनी हो रही है, कितना पैसा निवेश हो रहा है, पूरे देश की टोटल इनकम कितनी है, ये सब चीज़ें कंसिडर की जाती हैं। और कार्ल शपीरो क्या कह रहे हैं, कार्ल शपीरो कह रहे हैं कि पूरी फंक्शनिंग जो है इकोनॉमी की आंखें में, उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स किन चीज़ों के बारे में बात करता है, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थियरी ऑफ कंजम्पशन, थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट और थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल। एक एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं क्या है। पहले आता है थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो macroeconomics analysis explains which factors determine the level of national income and employment and what causes fluctuations in the level of income, output and employment. To understand how the level of employment is determined, we have to study the consumption function and investment function. Theory of business cycles is also a part and parcel of the theory of income and employment. तो मैक्रो इकोनॉमिक क्या बताता है कि पूरे देश में इनकम कितना है और कितने लोगों को काम है, और इसके अंदर जो आप ऊपर नीचे होता है, उतार चढ़ाव होता है कि इनकम कितना है, आउटपुट कितना है, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितने लोगों को नौकरी लग रही है, इसमें क्या मतभेद आ रहे हैं वो डिस्कस करना, ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के थियरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का हिस्सा है। इसके साथ ही साथ थियरी ऑफ बिजनेस साइकिल भी इसी का हिस्सा है। Now coming to theory of general price level and inflation. Macroeconomics analysis show how the general price level is determined and further explains what causes fluctuations in it. The study of general price level is significant on account of the problems created by inflation and deflation. तो जनरल प्राइस लेवल और इन्फ्लेशन की जो थियरी है ये भी मैक्रो इकोनॉमिक की एनालिसिस ही डिस्कस करती है। अजय हिलना बंद कर बेटा। ये जो मतलब जनरल प्राइस लेवल क्या होता है कि कोई भी चीज़ का क्या भाव चल रहा है। जैसे कि अगर समझो भी आप आज के डेट में आपकी पगार 15,000 रुपये मान लेते हैं, अगर 15,000 आपकी पगार है और ब्रेड का भाव 700 रुपये है, तो क्या आपकी पगार इनफ होगी? क्या नहीं होगी ना। आज के डेट में लोगों की पगार 10-15 हज़ार चल रही है और खाने का ब्रेड जो आता है वो 40 या 50 रुपये पैकेट का आता है। मेरे दादाजी जब नौकरी पे लगे थे तो उनकी पहली पगार 70 रुपये थी। अगर तब 40-50 रुपये का ब्रेड होता तो उनको पड़ता गया बराबर। यानी कि आपका प्राइस लेवल क्या है और उसमें कितने लोगों को कितना चीज़ें कंज्यूम कर सकते हैं। अभी अगर आज मैं बोलूँ कि मेरे को मर्सिडीज बेंज खरीदनी है तो मेरे पास उतना पैसा है क्या? नहीं है। तो अब मैं अपने लेवल पे ही वो चीज़ कर सकता हूँ। तो मेरे पास जो मैं इनकम कर रहा हूँ उसमें वो कौन सी चीज़ अवेलेबल है। देखो, गवर्नमेंट को ये नहीं देखना कि कितने लोग लग्जरी में, बट गवर्नमेंट को ये ज़रूर देखना है कि आदमी जो प्राइस चीज़ों का जो बेसिक चीज़ों के जो भाव हैं वो लोगों के हाथ में रहने चाहिए बराबर। अगर आप समझो हर महीने में खाली बेसिक चीज़ें खरीदेंगे, दाल चावल आटा भाजी यही सब चीज़ें खरीदे, तो भी आज के डेट में एक 4 जन की फैमिली को 10,000 रुपये तक लग जाता है बराबर।
तो इस कॉन्सेप्ट से हमें ये चीज़ समझ में आता है कि जनरल प्राइस लेवल और उस पर इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन क्या होता है, बोला ना। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन जब किसी भी चीज़ के प्राइस में इंक्रीमेंट होता है तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन क्या होता है? प्राइसेस में डिक्रीज होना। अब डिफ्लेशन कैसे होता है? अब जैसे फॉर एग्जांपल जब लॉकडाउन पहली बार लगा था तो लोगों का बहुत सारी चीज़ों का कंजम्पशन कम हो गया था, तो उसका भाव गिरने लगा, जैसे कि लग्जरी चीज़ों का। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि लेट्स से कपड़े हैं, अब जो कपड़े शॉपिंग मॉल्स में 1000 1500 के बिक रहे थे, वो लॉकडाउन के बाद जब खुला तो 200-300 में बेचने को रेडी थे। क्यों? क्योंकि इनके प्राइस में डिफ्लेशन हो गया। क्यों डिफ्लेशन हो? क्योंकि अभी अवेलेबिलिटी थी, माल पड़ा था, कोई खरीदने वाला नहीं था, तो इसको कहते हैं डिफ्लेशन। इकोनॉमिक्स में अगर पूरे मार्केट में डिफ्लेशन है तो ये बहुत बुरी खबर है। इन्फ्लेशन एक बार चल जाए, भाव बढ़ना समझ में आता है, बट अगर भाव चीज़ों की गिर जाए तो फिर वो ये चीज़ का अंदेशा दिखाता है कि मार्केट में कंजम्पशन खत्म हो गया। जब पिछली बार ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920s में, वो इसी वजह से आया था कि दुनिया में चीज़ें बन रही थी लेकिन लेने वाला कोई नहीं था, खरीदने वाला कोई नहीं था, तो मार्केट पूरा गिर गया, पूरा टूट गया। नाउ कमिंग टू थियरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Macroeconomics consists of the theory of economic growth and development. It explains the causes of underdevelopment and poverty. It also suggests strategies for accelerating growth and development. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डिसाइड करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हुई। हम लोग कैसे समझते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ? जीडीपी देख के, देशों में चीज़ों के भाव देख के, इनकम्स देख के। और जो लोग गरीब हैं, जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे अंडर डेवलप्ड है, तो उनको कैसे चीज़ें मिलेंगी। आपने देखा होगा कोविड आया, लॉकडाउन आया, गवर्नमेंट कभी भी कोई अनाउंसमेंट देती थी तो किनके लिए देती थी? अपने जैसे लोगों के लिए नहीं आते थे, वो अनाउंसमेंट्स आते थे बिलो द पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए कि आपको फ्री में अनाज मिलेगा, फ्री में ये मिलेगा। हाँ, कुछ लोग थे जो मिडिल क्लास को हेल्प किए, बट मेजॉरिटी प्लान्स जो होते हैं वो अंडर डेवलप्ड और पॉवर्टी के लिए होते हैं, क्योंकि वो लोगों के पास बेसिक सुविधाएं भी नहीं है। हम लोगों के पास, लोग बोलते हैं कि भाई हमारे को प्रॉब्लम है, ये है वो है, लेकिन हमारे पास हमारा बेसिक्स है, हमारे पास घर है, हमारे पास खाने को है, हमको एक बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, हम लोग को वो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो है ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की टोटल थियरी के ऊपर बेस्ड है, जो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का हिस्सा है। Now coming to macro theory of distribution. Macro theory of distribution deals with the relative shares of rent, wages, interest and profit in the total national income. तो ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि जैसे कि रेंट हो गया, वेजेस हो गया, इंटरेस्ट और प्रॉफिट हो गया, ये सब चीज़ों का नेशनल इनकम में कितना हिस्सा है, यानी कि चीज़ों के भाड़े कितने मिल रहे हैं, लोगों को पगार कितनी मिल रही है, लगाए हुए पैसे पे ब्याज कितना मिल रहा है, और किए हुए धंधे में प्रॉफिट कितना मिल रहा है। अब इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना? ये तो पर्सनल चीज़ें हो गई। गवर्नमेंट का ये लेना देना है कि अगर चीज़ों के भाड़े अच्छे मिल रहे हैं, मतलब मार्केट में अवेलेबिलिटी कम है और रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। अगर वेजेस अच्छे आ जा रहे हैं, लोगों को पगार जा रही है, इसका मतलब है कि कंपनियां प्रॉफिट कर रही हैं, तभी पगार दे पा रही हैं। अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो लोग धंधे में पैसा लगाएंगे, लोग मार्केट में तभी पैसा लगाएंगे अगर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट क्या होता है? ब्याज। अभी अगर समझो फॉर एग्जांपल आप लोग बैंक में जाके पैसा रखते हो, तो रखा हुआ बैंक का पैसा आपको इंटरेस्ट देता है, बराबर 6% 5% देता है। अगर आप बैंक से पैसा लेते हो तो बैंक इंटरेस्ट लेता है 8%, 9%, 10%, 11%, 12%, कोई भी रेट से आपसे इंटरेस्ट लेता है। इन दोनों में जो गैप होता है बैंक वही कमाता है। बैंक कहीं से आसमान से पैसे नहीं लाता, बैंक यही गैप में से कमाता है। जो लोगों ने पैसे निवेश किए प्लस जो लोगों ने पैसे लिए, इन दोनों में जो फर्क है, जिसने निवेश किया उसने 5-6% पे निवेश किया है, जिसने लिया उसने 10-11% पे लिया है, 10% पे लिया है, तो ये जो 4% का फर्क है ये बैंक का प्रॉफिट है। इसका मतलब बैंक प्रॉफिटेबल है। अगर इंटरेस्ट रेट गिर जाए तो फिर ये एक नोशन है कि अब आपके मार्केट में हेजिंग का चांसेस कम है। आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो मतलब रिटायर हो गए, उनके पास 4-5 लाख रुपए हैं, तो वो लोग प्राइवेटली पैसा लगा देते हैं, जबकि वो इलीगल है, नहीं लगाना चाहिए, बट वो फाइनेंस प्राइवेटली देने लगते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मांगते हैं। उस तरह का बिजनेस अगर बहुत हो रहा है तो ये दिखाता है कि बैंकिंग सिस्टम पे लोगों के पास एक्सेस नहीं है, तो लोग प्राइवेटली पैसा उठा रहे हैं, विच इज़ नॉट अ गुड साइन। Now coming to features of macroeconomics. The first is study of aggregates. Macroeconomics deals with the study of economy as a whole. It is concerned with the aggregate concepts such as national income, national output, national employment, general price level, business cycle, etc. तो macroeconomics जो है वो पूरी इकोनॉमिक्स के बारे में बात करता है, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर उसका डिस्कशन है। जैसे कि अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ कि इंडिया का टोटल नेशनल आउटपुट कितना है।
आप लोगों को पता है इंडिया का टोटल नेशनल आउटपुट कितना है? अप्रॉक्सीमेटली $2.8 ट्रिलियन, यानी कि 2.8 ट्रिलियन रुपीज़ का, 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स का हम लोग टोटल प्रोडक्शन करते हैं पूरे देश में। यानी हमारे देश की सारी कंपनियां मिला के, सारा एग्रीकल्चर मिला के, सारा प्रोडक्शन जो है हमारा 2.8 ट्रिलियन का है। ट्रिलियन यानी कि मालूम है ना आपको? बिलियन 100 करोड़, ट्रिलियन 1000 करोड़। 2.8 ट्रिलियन डॉलर यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख अरब। इंडिया बड़ा देश है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, हमारे पास 150 करोड़ लोग भी, तो 2.8 ट्रिलियन डॉलर इज नॉट टू मच। यही रीज़न है कि अगर हम प्रोडक्शन वाइज देखें तो हम गरीब देशों में नहीं गिने जा सकते, बट अगर हम इस पे देखें जीडीपी पर कैपिटा पे, तो हमारा बांग्लादेश से भी कम है अभी फिलहाल। हमारा जीडीपी पर कैपिटा $1940 है, यानी कि हर एक आदमी $1940 कमाता है। $1940 साल का, जो कि रुपीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 रुपये होता है। बहुत कम है, 1,40,000 रुपये साल का, यानी महीने का हार्डली 11-10 या 10,500 रुपये होते हैं, 11-12 हज़ार रुपये होते हैं। 11,000 में आज के डेट में सब कुछ नहीं होता। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, इंडिया अभी भी ऐसा कंट्री है जहाँ पे कई बार फैमिली में एक आदमी काम करता है और 6 लोग खाते हैं। तो जब जीडीपी कैलकुलेट होती है पर कैपिटा, तो वो टोटल डिवाइड हो जाती है। समझ में आ रहा मेरा बात? तो वो लोग ये नहीं देखते कि भाई अभी अगर एक आदमी 1 लाख रुपए कमा रहा है महीना, उसके घर में 6 लोग खा रहे हैं, तो पर पर्सन तो 15,000 रुपये ही होगा। समझ रहा है? नहीं समझ रहा है? हाँ, तो वो कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि रिलेटिव है। एक और चीज़ होती है जिससे देश की इकोनॉमी मैच की जाती है, जीडीपी बाय पीपीपी, पावर परचेसिंग पावर पैरिटी। जीडीपी बाय पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अगर मैं इंडिया में 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ तो मैं क्या क्या खरीद सकता हूँ। मैं 1 लाख रुपए का आज के रेट में 2 तोला सोना खरीद सकता हूँ। मैं 1 लाख रुपए में महीने 6 महीने का राशन खरीद सकता हूँ। मैं 1 लाख रुपए में एक गाड़ी का डाउन पेमेंट दे सकता हूँ। मतलब मेरा 1 लाख का वैल्यू कितना? 1 लाख रुपए अमेरिकन डॉलर्स में कितने होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली $1,200, $1,300 सर। तो $1,300 में अमेरिका में क्या आप 6 महीने का राशन ले सकते हो? क्या नहीं ले सकते। बट आप $1,300 में अमेरिका में कार खरीद सकते हो। आप इंडिया में 1 लाख रुपए में कार नहीं खरीद सकते। तो चीज़ें अलग अलग हैं। उसका एक पूरा एवरेज मीन बनता है जिससे पीपीपी, परचेसिंग पावर पैरिटी से रैंकिंग होती है। इंडिया 4th रैंक पे है जीडीपी बाय पीपीपी। इवन जीडीपी नॉमिनल जो एग्जैक्ट अमाउंट पे है हम लोग 5th रैंक पे हैं, बट जीडीपी पर कैपिटा में हम बहुत पीछे हैं, क्योंकि हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। हमारे यहाँ प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, तो चलता रहता है। Now coming to income theory. Macroeconomics studies the concept of national income, its different elements, methods of measurement and social accounting. Macroeconomics deals with aggregate demand and aggregate supply. It explains the causes of fluctuations in the national income that leads to business cycles, that is inflation and deflation. अब ये क्या बोल रहा है? ये नेशनल इनकम, उसके एलिमेंट्स कैसे मेजर किया, सोशल अकाउंटिंग क्या है, उसके एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, उसमें आगे पीछे होने वाली चेंजेस, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ये सब चीज़ों को कंसिडर करता है ऑन अ नेशनल लेवल। अब आप कैसे सोच सकते हो? मैं आपको बताता हूँ कैसे सोचने का। अब जैसे हर रोज़ मार्केट खुलने से पहले 4 चीज़ों के भाव मिलते हैं, पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, सिल्वर। इन चारों के भाव आप कोई भी न्यूज़पेपर खोलो उसके ऊपर लिखा रहेगा। क्यों लिखा रहता है? क्योंकि गवर्नमेंट पहले मार्केट को अलाउ करती है कि आप एक दिन पहले ही डिसाइड कर दो कि कल चीज़ें किस भाव में बिकेंगी। इससे क्या होता है? इससे जो इन्वेस्ट करने वाला है वो रेडी है, जो ट्रेड करने वाला है वो रेडी है, जो खरीदने वाला है या जो बेचने वाला है उसे पता है किस भाव में खरीदना है या किस भाव में बेचना है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए और इनको कोरिलेट करने के लिए। ठीक है, अब आपको मैं एक और चीज़ बोलता हूँ। जैसे कि अभी समझो फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हर रोज़ इतना लीटर तेल लगता है, एक एक्स अमाउंट चाहिए। तेल ऐसी चीज़ है जिसको आप, ऐसा तो है नहीं कि मतलब बाजू वाले की दुकान से जाके ले लें। पूरा देश को जितना तेल है हमको मालूम है, इतना ही तेल है हमारे पास। अब हमको तेल बाहर से आता है, तेल आता है जहाज़ों में। अब अगर हमारे देश में समझो वॉर चालू हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? तेल लेने कहाँ जाएंगे? वॉर में सिर्फ आप इसी वजह से नहीं हारते कि आपके वेपन्स खत्म हो गया, इस वजह से भी हारते कि आपका खाना खत्म हो गया, आपका फ्यूल खत्म हो गया। बिना फ्यूल के आपकी गाड़ियाँ चलेंगी क्या? इसके लिए इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने स्ट्रैटेजिक पेट्रोल रिजर्व, स्ट्रैटेजिक फ्यूल रिजर्व्स करके बनाया।
हैदराबाद के पास हमारे पास ना बहुत बड़े बड़े गुफा थे, हमने पूरी गुफा को पक्का किया, उसके अंदर 7 लाख मेट्रिक टन ऑयल भर सके इतनी जगह बनाई। हमने सऊदी से जब तेल सस्ता था खरीद लिया और जाके वो कुएँ भर दिए। क्यों भर के रखा? कि ज़रूरत पड़ने पे हमारे पास एटलीस्ट 2 से 3 महीने का तेल होना चाहिए, जब तक हम कहीं से और तेल ना ला पाएँ। इससे क्या होता है, इससे इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में भी एक तरह का पुश मिलता है, एक तरह का बेनिफिट मिलता है। अभी आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जब कोरोना पहला शुरू हुआ, सबसे पहले क्या महंगा हुआ? मास्क महंगा हुआ। क्यों मास्क महंगा हुआ? कि सब कुछ ये था, बनाने वाले कम थे। अब मास्क महंगा है क्या? उसके बाद सेकंड चीज़ क्या महंगी हुई? सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र का भाव तो कुछ भी लगा दिया लोगों ने, लेकिन अब सैनिटाइज़र महंगा है क्या? क्यों महंगा हुआ था? सप्लाई नहीं था, डिमांड था। अब है ना सप्लाई, अब लोग रास्ते पे लेके बेचते हुए खरीदता है क्या? सबने 1-1 टन लेके रख लिया अपने घर में, अब नहीं चाहिए हमको, है ना। मास्क लोगों ने एक साथ पैकेट भर लिया, उनको मास्क नहीं चाहिए, उनके पास है अलग अलग कलर का मास्क है, अलग अलग कपड़े में पहन लेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, बराबर। दिवाली जब आती है तो सोने का भाव बढ़ जाता है। फूल, गेंदे का फूल पूरी ज़िंदगी ऐसे ही पड़ा रहेगा, कोई उसको 1 रुपये का भाव नहीं देता, लेकिन दशहरे के दिन हर आदमी बेचेगा और डबल प्राइस पे बेचेगा, है ना, क्योंकि दशहरे के दिन लगता है लोगों को हार चढ़ाने के लिए। अगर आप कोई फंक्शन आ रहा है, कोई फेस्टिवल आ रहा है जिसमें अभी जैसे फॉर एग्जांपल उस दिन मैं पढ़ रहा था कि भाजियों का जो कॉस्ट है वो पाकिस्तान में ईद के टाइम पे 4 गुना हो जाता है। ऐसा नहीं कि वो लोग अचानक भाजी खाने लग गए, बट उनको क्योंकि दस्तरखान बनाना है तो उनको मल्टीपल चीज़ें बनानी है, तो जो लोग घर में एक भाजी यूज़ करते हैं वो 4 यूज़ कर रहे हैं। अब उनको डिश बनाना है, अब समझो मीट का भी कोई डिश बनाना है तो उसमें टमाटर कांदा ऐसा तो लगेगा ना, और अब ज़्यादा लग रहा है क्योंकि वो उनको अच्छे से बिछा के सब कुछ करके, इट्स अ फेस्टिवल एट द एंड ऑफ द डे। अब लिटरली उनकी गवर्नमेंट ने एक कमीशन बिठाया कि आटे का भाव इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर भी आटे का भाव गया क्योंकि डिमांड है। अब जो आदमी जिस अभी समझो फॉर एग्जांपल एक नॉर्मल आदमी है जो वहाँ रहता है, लेट्स इमेजिन कि भाई उसका 25-30 हज़ार पगार है, नॉर्मल बंदा है, पाकिस्तान में रहता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। अब वो जो हर महीना 5,000 का राशन लेता है, वो बंदा भी रमज़ान के महीने में 1 लाख का राशन लेगा, क्योंकि उसको चाहिए कि मेरे घर में कमी ना हो, मेरे घर में कोई आए तो उसको मिले खाने को, मेरे घर में रोज़ अगर इफ्तारी हो तो अच्छे से हो, तो उसका एक लॉजिक है। अब उस लॉजिक के लिए वो पैसा नहीं गिनेगा। इंडिया में आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आदमी जो है एकदम उसको, अब तो लोग बदल गए, लेकिन एक टाइम तक उसको स्कूटर लेनी होती थी तो वो एक डब्बे में पैसा जोड़ता था, फिर कई सालों के बाद जब पूरा पैसा जमा हो गया तब जाके स्कूटर लेता था। मतलब जब तक जमा होता था तो स्कूटर का भाव बढ़ जाता था, फिर वो और जमा करता था। अब तो लोग क्रेडिट पे और लोन पे ले लेते चीज़ें, लेकिन एक ज़माना था कि नहीं लेते थे। मतलब मेरे फादर के फादर के टाइम पे वो कॉन्सेप्ट नहीं था कि आप लोन पे कुछ ले सको। अगर आपको कुछ चाहिए आप पैसे जमा करो, होगा तो आप लो। अब मेरी बुआ लोग जब स्कूल में थी तब मेरे दादाजी ने एफडी कर लिया था कि ये बड़ी होंगी तो इनकी शादी करने के लिए। यानी कि अब वो आदमी का इनकम कितना है, 6-7 हज़ार रुपये इनकम थी जब मेरे पापा स्कूलों में थे। उस टाइम पे ही डिसाइडेड कि मेरी बेटियां बड़ी हो रही हैं, उनकी शादी करानी, तो मुझे पैसा रखना है। अ पर्सन विद एन इनकम ऑफ 5,000। अब अगर इस वजह से इन्फ्लेशन होता है, फेस्टिवल में चीज़ों के भाव बढ़ते हैं, शादियों के सीजन में चीज़ों के भाव बढ़ते हैं, तो ये इन्फ्लेशन टेम्पररी है, नेशनल लेवल पे वो इसको कंसिडर नहीं करते। लेकिन पेट्रोल का भाव बढ़ता है, सोने का भाव बढ़ता है, चांदी का भाव बढ़ता है, तो ये नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट करता है पॉलिसी मेकिंग को। ठीक है, यही कारण है कि पेपर में भाजियों के भाव नहीं लिखे जाते। कभी ऐसा देखा न्यूज़ पे टाइम्स ऑफ इंडिया गोभी 120 रुपये किलो, अनटिल एंड अनलेस भाजी ने कोई बड़ा कांड ना करते, जैसे कांदा बहुत महंगा होता है तब वो पेपर में आता है। मतलब भाजी को पेपर में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सोना रोज सुबह उठ के आ रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग टू जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, macroeconomics deals with the behavior of large aggregates and their functional relationship. General equilibrium deals with the behavior of demand, supply and prices in the whole economy. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या डील करता है, ऐसे बिहेवियर का जो कि बड़े बड़े चीज़ों का, जैसे नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, ये सब चीज़ को ऐड करके बनता है, और ये इस इंश्योर करता है कि डिमांड, सप्लाई और प्राइसेस नॉर्मल हो। जैसे अभी रेमडेसिविर दवाई का, जैसे ही रेमडेसिविर दवाई मार्केट से गायब हुई, कुछ ऐसे नालायक लोग थे जो 4 लाख में 5 लाख में दवाई बेचना चालू कर दिए। इमीडिएटली गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइजेस को कैप कर दिया, उसको बेचना इलीगल कर दिया।
गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं रेमडेसिविर से। इससे पहले मार्केट में बिक रहा था, 15,000 का भी बिक रहा था, 25,000 का भी बिक रहा था, गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं था। लेकिन जैसे ही उसकी कमी हुई, गवर्नमेंट ने क्या किया, उसका प्राइस फिक्स किया, उसको लिमिट किया और मेडिकल स्टोर को बोला तुम बेचोगे नहीं, हॉस्पिटल्स में ही जाएगा। थे उसके बाद भी कुछ महानुभाव जो ब्लैक कर रहे थे, बट टेक्निकली गवर्नमेंट ने उसको अलाउ करना बंद कर दिया, बराबर। जैसे RT-PCR टेस्ट, जब नया नया कोरोना आया था तो लोगों ने 5-5 हज़ार रुपये देके RT-PCR कराया, 4-4 हज़ार रुपये देके RT-PCR कराया। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, प्राइस फिक्स किया। गवर्नमेंट को मालूम पड़ा RT-PCR करने के लिए लैब को खाली 100 रुपये का खर्चा होता है, फिर भी गवर्नमेंट ने 600 रुपये का लिमिट रखा कि ठीक है बाबा 600 रुपये में तो करो। अब लोग ऐसे हैं जो 400 में भी कर रहे हैं, 300 में भी कर रहे हैं, यानी कि वो चीज़ 300 में हो सकती थी और आदमियों ने 4-4 हज़ार रुपये भरे उसके लिए। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटियरिंग, जो कि होलसम में वो लोग अलाउ नहीं करते। Interdependence. Macroeconomics takes into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level, etc. For example, changes in the level of investment will finally result into changes in the levels of income, levels of output, employment, and eventually the level of income growth. Government जब भी कहीं जाती है, अपना प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर कोई भी जाता है किसी भी देश में, तो उधर जाके क्या बोलता है, मेरे देश में पैसा मत लगाओ, ऐसा बोलता है नहीं। वो क्या बोलता है, भाई आओ आओ हमारे देश में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जबकि उसको मालूम नहीं अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं बोलेगा नहीं अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे लोग हैं, आओ पैसा वैसा लगाओ, है ना। तो ये क्यों होता है, क्योंकि जब पैसा आएगा तब पैसा घूमेगा ना। अभी सिंपल सी बात है, अभी समझो आप तुम्हारे घर का अर्निंग मेंबर बाहर है, सपोज है, वो उधर से 1 रुपया नहीं बेचता, तो फिर तुम्हारे पास कुछ रहेगा क्या? जो भी है वो तो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा ना। वही उसी तरह से अगर हमारे देश का कोई सामान बाहर नहीं गया या कहीं से पैसा अंदर नहीं आया, तो अपने देश में हम लोग कब तक घुमाएंगे पैसा? एक लेवल के बाद खत्म हो जाएगा। अभी समझो, इमेजिन करो कि आपके फादर ने 1 लाख रुपए दिया, बाहर गाँव काम करते, 1 लाख रुपए दिया और उसके बाद भूल गए। अब 1 लाख रुपए आपने क्या किया, आपस में बांट लिया। अब कोई आप एक दूसरे को दे रहे हो, कुछ इसको दे रहे हो, उसको दे रहे हो, एक लेवल के बाद वो खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करोगे? आपको चाहिए ना पैसा, आप फोन करोगे ना कि भाई और पैसा दो, क्या कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है कि एक ही बार देके बस हो गया, है ना। यही लॉजिक है कि इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो रेंट नहीं होगा, रेंट नहीं होगा, वेजेस नहीं होगा, इंटरेस्ट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जब कोरोना आया लोगों ने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन लगाया किसके ऊपर? छोटे ट्रेडर्स के ऊपर, ऑफिसेस के ऊपर। कंपनियों को बोला तुम धंधा चालू रखो। अब कंपनी क्या बेचे? खरीदने वाला नहीं तो बेचे क्या? अभी इमेजिन करो मेरी कंपनी है, बाल्टी बनाती है। क्या बनाती है? बाल्टी। बाल्टी कब टूटता है? जब लोग, बाल्टी का कंजम्पशन कैसे होगा? जब कोई नए बिल्डिंग बनाए, होटल्स बनाए, मतलब चीजें होंगी तब जाके बाल्टी यूज होगा ना। घर में पड़े पड़े थोड़ी बाल्टी टूटेगा, मारा मारी में ना टूटे। आप समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो ना, कि अगर समझो किसी ने होटल बना तो उसको 40 बाल्टी लगेगी नहीं, हर बाथरूम में 2 बाल्टी डालेगा, बराबर। किसी ने घर खरीदा तो उसको नया बाल्टी लगेगा। कुछ होगा तो होगा ना, अगर कुछ नहीं होगा तो घर में पड़े पड़े थोड़ी ना बाल्टी टूटने वाली, प्लास्टिक की है। तो जो भी कॉन्सेप्ट है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी कंपनी समझो, फॉर एग्जांपल लेट्स से जूते बनाती है, कंपनी जूते बनाती। अब अगर आदमी घर से बाहर ही नहीं निकलेगा तो जूते का क्या करेगा? तुम लोग हर चीज मारने के लिए सोचते हो क्या? एक टाइम था, मतलब मैं पर्सनली नहीं, बट मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि उन्होंने 4-5 महीनों तक अपने कपड़े ही नहीं पहने। मतलब एक बंदा तो लिटरली 3-4 महीने का एक दिन पूरा तैयार हो गया जाके हॉल में बैठा कि मेरे कपड़े हैं, मैं पहन सकता हूँ, क्योंकि रोज वो शॉर्ट्स और गंजी में बैठा रहता था। मैं तो फिर भी 28-30 दिन बाद घर से निकल गया। लेकिन जो लोगों ने पूरा लॉकडाउन फॉलो किया 6-7 महीना, वो बेचारे लोगों ने लिटरली ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि वो मीम्स आने लग गए थे कि मेरे बाकी के कपड़े बोल रहे हैं कि तुम हो कि नहीं हो। तो इन सब चीज़ों के बीच में इंटरडिपेंडेंस होता है। अगर आपके लोग एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, अगर सैलरीज नहीं होंगी तो लोग सामान नहीं खरीदेंगे। अब एक सिंपल चीज़ बताओ, मॉल इतना बड़ा बना है, मॉल बना है सामान बेचने के लिए। अभी जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्सपीरिया मॉल डोंबिवली में, डोंबिवली के एक्सपीरिया मॉल में अगर आप इतना बड़ा गाला भी भाड़े पे लोगे तो आपको 50,000 रुपये भाड़ा देना है। कितना देना है? 50,000 रुपये। अगर आप भाड़ा दोगे तो आपको कमाने को कम से कम 5 लाख रुपये होगा, तो आप 50,000 भाड़ा दोगे। अब आपके दुकान में कोई आदमी आता ही नहीं दिन भर, तो एक कपल आता है जो बाहर से खड़े होकर चला जाता है देख के, तो आप क्या करोगे? कितना करोगे? एक लेवल के बाद तो नहीं होने वाला ना। अब आपने क्यों नहीं, आपको कस्टमर क्यों नहीं आया? क्योंकि कस्टमर की सैलरी नहीं आई थी। इसके वजह से आपने क्या किया, आपका जो एम्प्लॉय था उसको भी लात मार दी।
अब आपका एम्प्लॉई जो स्टेशन की बाहर वाली दुकान से कपड़ा खरीदता था वो उधर भी नहीं जाएगा, तो स्टेशन के बाहर की जो दुकान थी उसने भी अपने एम्प्लॉय को हटा दिया। अब वो एम्प्लॉई जो गांव में सैटरडे के बाजार में जाके रास्ते पे से कपड़ा खरीदता था वो भी नहीं खरीदेगा। यानी कि आपने पगार बंद की किसी की और तकलीफ हुई किसी और को, इसको कहते हैं इंटर डिपेंडेंस। समझ में आ रहा है? आप अब जो बंदा भाड़ा नहीं दे पाया उसने गाला खाली कर दिया, मॉल का मालिक जिसने करोड़ों रुपए खर्चा करके मॉल बनाया अब उसको भाड़ा नहीं आ रहा है, अब उसको बैंक को पैसा देना, वो बैंक को पैसा नहीं देगा, बैंक को बोलेगा टाटा बाय बाय, मैं भी अभी गायब हो रहा पैसा छोड़ के। अब बैंक का पैसा डूब गया, बैंक का पैसा डूब गया तो बैंक बर्बाद हो गई। अब बैंक बर्बाद हो गई तो बैंक में जिसमें कई सारे गरीब लोगों ने जिंदगी भर की पूंजी जोड़ी थी वो पैसे गए फुस। अब वो आदमी जो एक्चुअली अगले साल खर्चा करने वाला था वो भी नहीं करेगा। यानी आपने नौकरी खाई एक आदमी का और तकलीफ देखो कितने लोग को हुई। इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस इन दी इकोनॉमी। अगर एग्रीकल्चर अच्छा होता है, आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, अगर गन्ने की खेती महाराष्ट्र में अच्छी हुई तो मर्सिडीज बेंज ज़्यादा बिकती है। गन्ने की खेती मर्सिडीज बेंज कोई कनेक्शन नहीं है बट होता है। गन्ने की खेती अच्छी हुई तो फार्मर्स ने अच्छे भाव में गन्ना बेचा, फार्मर्स ने अच्छे भाव में बेचा तो फार्मर्स को अच्छा पैसा मिला, फार्मर्स को अच्छा पैसा मिला तो वो लोग मार्केट में गए, उन्होंने सामान खरीदे तो ठेकेदार को अच्छा पैसा मिला, ठेकेदार को अच्छा पैसा मिला तो उसने होलसेलर से और माल मंगा लिया, होलसेलर से और माल मंगा लिया तो होलसेलर को अच्छा पैसा मिला। अब होलसेलर समझो 500 हैं, अब होलसेलर 500 उनके अच्छा पैसा मिलेगा तो उन्होंने जाके मर्सिडीज बेंज खरीद ली। पर दूसरे इसमें भी हो सकते हैं ना, अपन दूसरा भी कुछ उगा के कर सकते, करना इसके लिए क्योंकि महाराष्ट्र में शुगर प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन इंडिया। हम लोग पूरे दुनिया में चौथे नंबर पे सबसे ज़्यादा गन्ना उगाते हैं। अगर महाराष्ट्र देश होता तो दूसरे नंबर पे होता, अगर देश होता तो दूसरे नंबर पे होता शुगर प्रोडक्शन। हम इतना शुगर प्रोड्यूस करते हैं। अगर आप इस मराठवाड़ा में जाओगे तो हर जगह सब शुगर ही उगता है, शुगर की फैक्ट्री से। कई पॉलिटिशियंस की ज़िंदगी बन गई शुगर के ऊपर, इसलिए मैंने शुगर का एग्जाम्पल दिया। Now coming to lumping method. Lumping method is the study of the whole economy rather than its part. Forest is an aggregation of trees, but it does not reveal the properties of an individual tree. This reveals the difference between microeconomics and macroeconomics. यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप इंडिविजुअल बात नहीं करो। जैसे मैंने शुगर का एग्जांपल दिया, एक्चुअली मैक्रोइकोनॉमिक्स को शुगर से कोई लेना देना नहीं। फॉरेस्ट पेड़ों से बनता है लेकिन पेड़ों की प्रॉपर्टीज हम फॉरेस्ट में डिस्कस नहीं करते। हमको इकोनॉमी से मतलब है, पूरी इकोनॉमी से मतलब है।